तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। शो हो चुका है खत्म और काफी सारे हमें आइडियाज मिल चुके हैं कि आखिर क्या होने वाला है टीएलसी पेपर व्यू के लिए। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डेफिनेटली गाइज। वीडियो पे लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। तो रॉ का शो आज स्टार्ट होता है अ मोमेंट ऑफ ब्लिस की सेगमेंट से, जहाँ पे अलेक्सा ब्लिस के गेस्ट होते हैं रैंडी ऑर्टन। और ऑर्टन यहाँ पे आके बात करते हैं कि देखो भाई, ब्रे वायत के साथ मैं पहले बहुत बार डील कर चुका हूँ, हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और अब बेसिकली मैं बात करूँ तो फील्ड और मेरे अंदर भी कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फील्ड मास्क के नीचे अपने सारे दर्द छुपा के रखता है और मैं अपने सारे दर्दों को सप्रेस कर देता हूँ, मैं शो नहीं करता उनको और वो मेरे बेसिकली माइंड के अंदर ही रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैंने ब्रे वायत को हराया था तो मैंने उनकी भी वीकनेस ढूंढी थी और यही काम मुझे अब फील्ड के साथ भी करना है। और अगर मैं फील्ड की वीकनेस ढूंढ लेता हूँ तो शायद मैं उनको भी हरा पाऊंगा। और यहाँ पे बेसिकली ऑर्टन कहते हैं कि भाई हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी फील्ड की वीकनेस ढूंढ ली है। तो अलेक्सा ब्लिस खड़ी होती है अपनी चेयर से और यहाँ पे फील्ड जो है एकदम से अपीयर होते हैं। और जब वो आते हैं तो रैंडी ऑर्टन की बेसिकली गोदी में अलेक्सा ब्लिस होती हैं और यही है वीकनेस फील्ड की, एंड शी इज अलेक्सा ब्लिस। क्योंकि काइंड ऑफ फील्ड का कोई ना कोई कनेक्शन है ब्लिस के साथ और वो चीज रैंडी ऑर्टन को पता लग गई है। तो अगर रैंडी ऑर्टन अलेक्सा ब्लिस को खतरे में डालते हैं तो फील्ड ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो परेशान होगा, डरेगा। और क्लियरली गाइस यहाँ पे एक अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये कि फील्ड जैसे मॉन्स्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ इमोशनल चीजें हैं और वो एक कैरेक्टर से कनेक्टेड है सिर्फ, बाकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे अलेक्सा को देते हैं फील्ड को और वहां से चले जाते हैं और वो कहते हैं लुक नाउ हु इज लाफिंग, और मेरे को पता लग गया तुम्हारी वीकनेस क्या है। तो अभी तक इन दोनों का कोई मैच ऑफिशियल नहीं करा गया टीएलसी में और उसका कोई हिंट भी हमें नहीं दिया गया, लेकिन आई थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली। इसके बाद गाइस सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैच जेफ हार्डी और इलायस के बीच में, आई डोंट नो ये मैच कितनी बार डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी, लेकिन जरूर ये एंटरटेनिंग था और कई सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब ऑब्वियसली ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और आप लोग मुझे बताएं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि क्या नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में हमें कभी रोप ब्रेक देखने को मिलती है? क्या रोप ब्रेक नो डिस्क्वालिफिकेशन में अलाउड नहीं होती? और इस मैच के अंदर जेफ हार्डी ने रोप ब्रेक करी और रेफरी ने उसको मान लिया, जबकि एक नो डीक्यू मैच था। ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये बिल्कुल एक लूप होल था। उसके बावजूद गाइस इलायस जो है गिटार का एक टुकड़ा फंसाते हैं स्पीकर के अंदर और उससे पूरी बिजली निकलने लग जाती है, पटाखे फूटते हैं। वो एक काफी कमाल की चीज थी और साथ के साथ पियानो के अंदर आर्ट ट्रूथ छुपे होते हैं और जैसे वो बाहर निकलते हैं सारे 24/7 चैंपियनशिप वाले जो गून्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और बेसिकली हार्डी और इलायस मिलकर इन सबको यहाँ पे अटैक करते हैं। तो ये काइंड ऑफ बीच में डाला गया था टाइम बढ़ाने के लिए। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि जेफ हार्डी थ्रू द टेबल आउटसाइड द रिंग एक स्वांटन बॉम्ब लगाते हैं इलायस के ऊपर। और ये जो जेफ हार्डी की लैंडिंग थी गाइस, ओ माय गॉड, उनका जो सर है सीधा स्टील स्टेप्स की एज पे लगता है और मैं उस समय सोच रहा था कि भाई हार्डी को कहीं यहाँ पे कोई बहुत बुरी चोट ना लग जाए, क्योंकि डेफिनेटली उस चीज की पॉसिबिलिटी थी। आई डोंट नो वो इंजर्ड हुए या फिर नहीं हुए, लेकिन जहां तक मैच का सवाल है जेफ हार्डी ने इलायस को हरा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जेफ हार्डी तो सही हो ही, लेकिन साथ के साथ ये फ्यूड भी खत्म हो, क्योंकि भाई बस बहुत हो गया और मुझे इसका नहीं देखना। इसके बाद गाइस स्लैप जैक का मैच होता है रिकोशे के साथ। ऑब्वियसली रेट्रिब्यूशन के मेंबर हैं स्लैप जैक और अली जो होते हैं यहाँ पे रिंग साइड खड़े होते हैं। काफी अच्छा इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलता है और मैच के बीच में डेना ब्रूक आती हैं और अली को थप्पड़ मार देती हैं। और इसका रीजन ये है बेसिकली कि क्योंकि रेकनिंग ने कुछ समय पहले डेना ब्रूक को अटैक करा था, जिसकी मदद से वो सर्वाइवर सीरीज टीम से बाहर हो गई थी, तो उसका काइंड ऑफ ए रिवेंज था। और जैसा कि मैंने कहा रेट्रिब्यूशन के बाकी मेंबर्स रिंग साइड पे थे, वो इंटरफेयर कर रहे थे और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के स्लैप जैक ने रिकोशे को रोल अप करा और उनको इस मैच के अंदर हरा दिया। और स्टोरी यहाँ पे बेसिकली ये है कि अली भी चाहते हैं कि अब रिकोशे जो है वो रेट्रिब्यूशन को ज्वाइन करें, लेकिन रिकोशे उस बात के लिए मान नहीं रहे। तो क्या वो करेंगे ऐसा या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस हमें मिस टीवी की सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे गेस्ट होते हैं इनके शेमस और बेसिकली मिस यहाँ पे बताना चाह रहे हैं शेमस को कि भाई देखो ड्रू मैकिंटायर तुम्हारा दोस्त है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो कि मुझे भी चाहिए और जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई दोस्त चैंपियन है तो तुम उसको देख के जेलस क्यों नहीं हो रहे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहते हैं कि अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन होता तो मैं जॉन मॉरिसन को सबसे पहला मौका देता अपने अगेंस्ट लड़ने का, और ये चीज मैकिंटायर तुम्हारे लिए कर नहीं रहा। तो क्यों ना आज हम अपने जो टैग टीम मैच होने वाला है मेन इवेंट में, इसमें तुम मेरी मदद करो और कैश इन करने में मेरी हेल्प करो। लेकिन शेमस कहते हैं भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो फ्रेंड बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और मिस शेमस के करियर को जोक बुलाते हैं और ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एट द एंड मिस शेमस को अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक करते हैं, उन पे एक 1-अप ले लेते हैं और ये मेन इवेंट के लिए हमें बिल्ड देखने को यहाँ पे मिली। इसके बाद गाइज आस्का और लाना का मैच एक बार फिर से नाया जैक्स और शेना बेजलर के साथ हमें देखने को मिलता है।
यूजुअल से ये थोड़ा बेटर मैच था जो इन चारों के बीच में हमें देखने को मिला, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे एक बार फिर से लाना को सरप्राइज विक्ट्री मिल गई, उन्होंने एक सरप्राइज पिनफॉल ले ली ओवर शेना बेजलर। तो एंडिंग हमें इसकी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि शेना बेजलर ने अपना किराफूडा क्लच लगा रखा होता है लाना पे, लेकिन आस्का उसको ब्रेक करती हैं और लाना जबकि बिल्कुल आउट थी, उनको कुछ पता भी नहीं था क्या चल रहा है, वो गलती से बिल्कुल शेना के ऊपर गिरती हैं और उनको पिन कर देती हैं और एक बार फिर से सरप्राइज विक्ट्री यहाँ पे मिल गई है और विमेंस के टैग टीम चैंपियन को एक बार फिर से हरा दिया गया है। तो डेफिनेटली क्लियर होता जा रहा है कि टीएलसी में क्या मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगला मैच गाइस हमें देखने को मिलता है सेड्रिक अलेक्जेंडर और जेवियर वुड्स के बीच में, और बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि हर्ट बिजनेस न्यू डे को बहुत बार चैलेंज कर चुकी है टैग टीम टाइटल्स के लिए और वो जीत नहीं पाते कभी भी। और इस बार सेड्रिक अलेक्जेंडर जाके कहते हैं कि भाई पिछली बार शेल्टन बेंजामिन को तुमने पिन करा था तो मुझे पिन करके दिखाओ तो मैं इस बात को मानूंगा। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर ने हरा दिया है जेवियर वुड्स को और वो भी क्लीन आफ्टर यूजिंग अ लंबार चेक। तो ये काफी बढ़िया था और अब हर्ट बिजनेस को एक और मौका मिलेगा और जब तक इनको मौके मिलते रहेंगे मैं यही कहूंगा कि इनको चैंपियनशिप जीतनी चाहिए भाई, जीतनी चाहिए और ऐसा जल्दी से जल्दी हो वही मैं देखना चाहता हूं। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिला एक सडन डेथ मैच जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सडन डेथ वाली चीज कैसे इसके अंदर काम करेगी, क्योंकि पहले से ही हर ट्रिपल थ्रेट मैच नो काउंट आउट नो डिस्क्वालिफिकेशंस होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके ऊपर बस ये टैग लाइन लगा दी थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मैच जो था गाइस एजे स्टाइल्स मैट रिडल कीथ ली के बीच में इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टिपुलेशन चाहे जो भी हो और मजा आ गया इस मैच को देख के। मतलब मुझे पता था ये तीनों एक अच्छा मैच दे सकते हैं और बहुत से लोगों को ये भी लग रहा था कि एजे स्टाइल्स को ही जीतना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तीनों में से कोई भी जो बंदा है वो इस मैच के अंदर कम अच्छा मुझे लगा। सबने जो है ए स्टार बिल्कुल परफॉर्मेंस दी है और बिल्कुल वही मैं चाहता था इस मैच से और वही मुझे देखने को मिला और प्रॉब्ली ये इसी वजह से सबसे एंटरटेनिंग चीज थी आज के पूरे शो पे। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि मैट रिडल अपना फाइनल फ्लैश लगाते हैं ऑन कीथ ली और इसी का फायदा उठा के एजे स्टाइल्स अचानक से आ जाते हैं और रिडल को लगा देते हैं यहाँ पे एक फिनोमिनल फोरआर्म और वो रिडल को यहाँ पे पिन करते हैं। तो एक अगर चीज मैं कहूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि फिर से रिडल को ही पिन करा जाता है, हर बार रिडल को ही पिन करा जाता है जो कि शायद उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पे जीत गए उसमें कुछ गलत नहीं है। नाउ ही इज द ऑफिशियल नंबर 1 कंटेंडर फॉर ड्रू मैकिंटायर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे भाई तुमने फेक न्यूज दी है, ब्रॉन स्ट्रोमैन ही होने वाला है अपोनेंट। भाई अगर वो होगा तो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, लेकिन इस रॉ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके बाद गाइस हमें डेना ब्रुक का मैच देखने को मिलता है रेकनिंग के साथ जो कि एक बार फिर से रिवेंज गेम की तरह काम कर रहा था और यहाँ पे डेना ब्रुक ने रोल अप से हरा दिया रेकनिंग को। तो अली इस मैच के लिए भी रिंग साइड थे और वो ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि यहाँ पे रेकनिंग हार गई है। इसके बाद गाइस बैक स्टेज मैट रिडल को कन्फ्रंट करते हैं एमवीपी और बिल्कुल वो खफा हो चुके हैं मैट रिडल से क्योंकि उनके बिजनेस आइडियाज बिल्कुल बकवास हैं और उनकी बातें उनको पसंद नहीं आती हैं। तो यहाँ पे एमवीपी जो है उनको गुस्सा दिलाते हैं और बॉबी लैशली पीछे से आके मैट रिडल को अटैक कर देते हैं और इस अटैक का एक ही मतलब निकलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का अगला नंबर 1 कंटेंडर मैट रिडल होने वाले हैं। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनको फाइनली एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वो लैशली को हरा पाएंगे या फिर नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं बाहर और मैच से पहले वो अपनी इंटरव्यू देते हैं चार्ली को और वो बात करते हैं कि किस तरीके से जे ऊसो की वजह से ही वो मैच हारे रोमन के अगेंस्ट, क्योंकि वो वैसे हर स्पीयर के अगेंस्ट किक आउट कर ही जा रहे थे। और वो कहते हैं अभी जबकि उनकी रोमन के साथ स्टोरी खत्म हो गई है लेकिन उनके पाथ से एक बार फिर से क्रॉस होंगे और जबकि ये बैटल रोमन रेंस जीत गए, जो फाइनल वॉर होगी वो ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे। लेकिन वो कहते हैं हम अभी पे फोकस करते हैं और हमें मैच देखने को मिलता है मैकिंटायर एंड शेमस अगेंस्ट मिज एंड मॉरिसन। और गाइस इस मैच से पहले एजे स्टाइल्स मिज और मॉरिसन के पास जाके कहते हैं कि भाई देखो मैं कमेंट्री पे जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कैश इन कराने में, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि भाई अगर मैकिंटायर चैंपियन रहेंगे टीएलसी में तो मुझे जीतना मुश्किल रहेगा और अगर मिज तुम चैंपियन हो गए तो मेरे लिए वो चीज ईजी है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वो वैसा ही करते हैं, फिनोमिनल फोरआर्म लगा देते हैं जिसकी वजह से डीक्यू हो जाता है। तो मैकिंटायर की टीम तो जीत जाती है लेकिन मिज इतने बड़े नूब हैं कि उनको समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ पे करना क्या है और वो इस बात से खुंदक में है कि एजे ने उनको उनका मैच कॉस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मिज को काफी टाइम लग जाता है समझने में कि भाई मुझे कैश इन करना चाहिए। वो एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं मैकिंटायर पे, लेकिन मैकिंटायर उठते हैं और उसके बाद उनको एक क्लेम और लगाते हैं और मॉरिसन को उठा के बाहर फेंकते हैं और फिर वो एजे स्टाइल्स को कन्फ्रंट करते हैं जैसे ही शो ऑफ द ईयर चले जाता है। तो गाइज ये जो रॉ का शो था वो एक एवरेज से ऊपर शो था डेफिनेटली, लेकिन तब भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि मतलब बहुत ज्यादा बोर कर रही थी मुझे शो के ऊपर और वो डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन एजे वर्सेस मैकिंटायर एक अच्छा मैच होगा टीएलसी में और
और मैं डेफिनेटली इसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए इसे लाइक करें, और छोटा छोटा बोलते हुए भाई 10 मिनट की वीडियो बनी जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये 3 घंटे का शो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।